और चलिए अब देख लेते हैं आज सुबह की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति को 235 पर जीत मिली। महायुति में बीजेपी को 132 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 57 और एनसीपी अजित पवार गुट ने 41 सीटें जीती। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी अपने न्यूनतम स्कोर 49 पर सिमटी। नतीजे के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद और सरकार गठन को लेकर जल्दी ही बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी के आला नेताओं की बैठक होगी। सीएम की रेस में सबसे आगे माने जा रहे देवेंद्र फडणवीस ने फिर दोहराया कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, मैंने विरोधियों का चक्रव्यूह तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बाज की असली उड़ान अभी बाकी है और यह अप्रत्याशित जीत एक तो और महाराष्ट्र की जनता ने दिलाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के विधायकों को मुंबई बुलाया है, जिनके साथ शिंदे मुंबई में बैठक कर पार्टी के आगे की रणनीति तय करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर कि 25 नवंबर को यानी अब महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। महाराष्ट्र चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, महाराष्ट्र आज डंके की चोट पर कह रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती है, इसका कंट्रोल विदेश में है। महाराष्ट्र में सरकार से बाहर होने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी महाविकास अघाड़ी को बहुत तगड़ा झटका लगा। महाविकास अघाड़ी अपने न्यूनतम स्कोर यानी सिर्फ 49 सीटों पर सिमटी। गठबंधन में शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को महज 10 सीटें। इस आंकड़े से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी मुश्किल हो गया। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से वो सदमे में हैं। ठाकरे ने कहा कि नतीजे भले ही उन्हें सही नहीं लग रहे हों, लेकिन वो इस हार को स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये नतीजे आम जनता को स्वीकार्य हैं या नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी इस बड़ी हार को लेकर कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता के पास जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का स्कोर 7-2 रहा। कुल 9 सीटों के उपचुनाव में 7 बीजेपी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। सीएम योगी ने जीत के बाद कहा, यह जीत पीएम मोदी पर जनता के अटूट विश्वास पर मुहर है। अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन पर जनता ने दोबारा से भरोसा जताया। हेमंत के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती। जेएमएम 34, कांग्रेस 16, आरजेडी ने 4 सीटें जीती। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए 24 सीट पर ही सिमट गई। झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन के संयुक्त विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें हेमंत सोरेन को गठबंधन दल का नेता चुना जाएगा। फिर राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कांग्रेस भी अलग से अपने विधायक दल की बैठक करेगी। बिहार में सत्ताधारी एनडीए ने चारों विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। इसमें इमामगंज सीट पर एनडीए ने कब्जा बरकरार रखा। तरारी, रामगढ़, बेलगंज के आरजेडी के गढ़ पर कब्जा जमाया। पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उपचुनाव में टीएमसी की जीत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं तहे दिल से मां, माटी, मानुष को धन्यवाद देना चाहती हूं। ममता ने कहा, हम जमींदार नहीं हैं बल्कि लोगों के रखवाले हैं। पंजाब विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया। 1 सीट कांग्रेस को मिली। पंजाब की चब्बेवाल सीट से आपके ईशांक चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक से गुरदीप सिंह रंधावा और गिद्दड़बाहा से हरदीप सिंह डिम्पी ने बाजी मारी, तो बरनाला से कांग्रेस के कुलदीप सिंह काला ने चुनाव जीता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट उपचुनाव में 4,10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। प्रियंका ने चुनावी राजनीति में अपने पहले ही चुनाव में सीपीआई के सत्यन मुकेरी को बड़ी शिकस्त दी। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर यानी कल से शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। इसमें दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सरकार समर्थन मांगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, जहां योगी गोरखपुर विश्वविद्यालय में संपन्न हो रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिन के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ अभियान जारी। इसी कड़ी में बारामूला के कुंजर इलाके में आतंकियों के एक ठिकाने को नष्ट किया गया। इस आतंकी ठिकाने से सुरक्षा बलों ने हथियार और कई विस्फोटक सामग्री बरामद की।
राजस्थान के कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे 18 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक उसके कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। आत्महत्या की वजह का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल। अब यमुना नदी के पानी में सफेद झाग की ऐसी परत बढ़ गई है कि इसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें अब सामने आई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तेज बर्फबारी के चलते पुलिस पर्यटकों को अब मनाली की तरफ जाने को कहती हुई नजर आई। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को पुलिस अलर्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी तेज। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। कुछ घंटों की बर्फबारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि मौसम अब बेहतर होगा। बिहार के छपरा स्टेशन पर टीटी की सूझबूझ ने 70 साल के बुजुर्ग की जान बचाई। टीटी मनमोहन ट्रेन की बोगी में पहुंचे। बर्थ पर बेहोश पड़े बुजुर्ग को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। फिर बुजुर्ग को अस्पताल भेजा गया। कीव में अलग अलग देशों के पत्रकारों के साथ बात कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हमारा अपना एक पीस प्लान है। जेलेंस्की ने कहा, हम दूसरों का प्लान भी मान सकते हैं क्योंकि हम शांति चाहते हैं। इजरायल ने सेंट्रल बेरूत में शनिवार को कई मिसाइल हमले किए जिसमें कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। इजरायल ने लेबनान की राजधानी को एक हफ्ते से भी कम वक्त में चौथी बार निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार वापसी की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दूसरी पारी में अर्धशतकीय पारियां खेलकर भारत को 218 रन की बढ़त दिलाने में मदद की। सऊदी अरब के जेदाह में आईपीएल 2025 से पहले आज और कल मेगा ऑक्शन होगा। 641 करोड़ के इस बाजार में 204 खिलाड़ी खरीदे जाएंगे जो 10 अलग अलग टीमों का हिस्सा बनेंगे।